नमस्कार साथियों, निदेशालय से एसीआर भरने हेतु निर्देश जारी हो चुके हैं। एसीआर यानी जिसको हम एपआर भी बोल सकते हैं, एपीएआर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। तो इसके लिए जो टाइमलाइन जारी हुई है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। स्टाफ विंडो के माध्यम से एपीएआर भरा जाएगा। तो इसके लिए जो पूर्व में निर्देश जारी हुए हैं उसके अनुसार है 23/11/20, 20/7/2021, 16/7/22 और कार्मिक विभाग के परिपत्र, इनकी पालना में और उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उन सब दिशा निर्देशों की पालना करते हुए आपको एपीआर भरना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमलाइन के बारे में। तो टाइमलाइन में लोक सेवकों को वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन है वो 30 अप्रैल तक जो ऑफिसेज में कार्यरत स्टाफ है, चाहे वो मंत्रालय कार्मिक हो चाहे वो अधिकारी हो, उनको 30 अप्रैल 2023 तक अपनी एपीएआर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन करनी होगी। स्कूलों में जो कार्यरत स्टाफ है शैक्षिक संवर्ग के लिए, तो उनको 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ये एपीएआर ऑनलाइन करनी है। तो 1 जुलाई से शुरू होगा। जो स्कूलों में स्टाफ कार्यरत है उनके लिए एपीएआर भरने का कार्य वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। और कार्यालयों में जो कार्यरत मंत्रालय कार्मिक और अधिकारी है उनके लिए अभी स्टाफ लॉगिन पे ये कार्य शुरू हो चुका है। तो स्टाफ लॉगिन पे अभी एपीएआर भरा जा सकता है। उसके बाद में 30 मई तक जो ऑफिसेज में कार्यरत स्टाफ है उनके प्रतिवेदक अधिकारी इस एपीएआर को अग्रेषित करेंगे। और उसके बाद समीक्षक अधिकारी है वो 30 जून तक स्वीकारकर्ता एक्सेप्टिंग ऑफिसर को भेजेंगे। और उसके बाद जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो प्रतिवेदन पर टिप्पणी या ग्रेडिंग अंकित करके और संबंधित कार्यालय को संधारण हेतु भेजेंगे 31 जुलाई तक। ये ऑफिसेज में कार्यरत स्टाफ के लिए टाइमलाइन। और ऐसे ही विद्यालयों में जो कार्यरत स्टाफ है उनके लिए एपीएआर भरने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई है, 1 जुलाई से शुरू होगा। उसके बाद में प्रतिवेदक अधिकारी है वो 31 अगस्त तक उसको आगे समीक्षक अधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे। और उसके बाद 30 सितंबर तक समीक्षक अधिकारी है वो स्वीकारकर्ता अधिकारी यानी एक्सेप्टिंग ऑफिसर को प्रेषित करेंगे। और 31 अक्टूबर तक एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो टिप्पणी या ग्रेडिंग अंकित करके उसको संधारण हेतु भेजेंगे। तो इस प्रकार से ये टाइमलाइन है। अब इसमें जो मुख्य रूप से बातें कौन कौन सी ध्यान में रखनी है इसके बारे में जो निर्देश हैं उनके बारे में हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि लोक सेवक शाला दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से एपीएआर को ऑनलाइन करने से पूर्व अपने से संबंधित सारी सूचनाएं जैसे नाम, जन्म तिथि, एम्प्लॉय आईडी, पदस्थापन, विषय, इस सब की भली भांति जांच कर लें। और यदि उसमें कोई संशोधन अपेक्षित है तो सबसे पहले शाला दर्पण के प्रपत्र 10 में आवश्यक संशोधन की आवश्यक कार्रवाई करके और फिर ही एपीएआर को ऑनलाइन करें। उसके बाद जो अगला बिंदु है वो है लोक सेवक की ये जिम्मेदारी होगी कि अपने मूल पद संवर्ग के अनुसार एपीआर की अवधि एवं प्रतिवेदन का चयन करते हुए स्वयं के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुक्रम में चैनल अनुसार नियमांतर्गत संबंधित अवधि के प्रतिवेदक, समीक्षक अधिकारी और स्वीकारकर्ता अधिकारी नियत करते हुए संबंधित प्रतिवेदक अधिकारी को निर्धारित समय अवधि में अपना प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रेषित करें। तो यहाँ इस बिंदु में ये निर्देश दिया गया है कि आपको अपना प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी, स्वीकारकर्ता अधिकारी, इन सब का सिलेक्शन है वो ध्यान पूर्वक करना है। उसमें किसी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी है। अपने जो प्रतिवेदक अधिकारी है या समीक्षक अधिकारी है या स्वीकारकर्ता अधिकारी है उनका आपको चयन सही तरीके से करना है। और प्रतिवेदक अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि लोक सेवक से प्राप्त ऑनलाइन रिक्वेस्ट में आवेदन का प्रकार, अवधि एवं उसके द्वारा नियत संबंधित अवधि के प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकारकर्ता अधिकारी के नाम का सत्यापन निदेशालय के परिपत्र 23/11/2020 और अद्यतन चैनल के अनुसार करें। और यदि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो कारण सहित लोक सेवक को ऑनलाइन पुनः लौटाया जाए, उसको रिवर्ट कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, ताकि वो वापस लोक सेवक
कि स्टाफ लॉगिन पर वो दोबारा से उसको भेजे सही चयन करके। प्रतिवेदन सही नहीं होने की स्थिति में प्रतिवेदक अधिकारी नियत समय में वापस रिवर्ट करेंगे और सही होने की स्थिति में उसका मूल्यांकन करके टिप्पणी अंकित करके समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करेंगे। ऐसे ही अगला बिंदु है कि प्रतिवेदक अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि प्रतिवेदन के भाग 2 में बिंदु संख्या 1 से 2 में की गई अभियुक्तियां बिंदु संख्या 5 में किए गए समग्र मूल्यांकन में एक रूपता हो। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है प्रतिवेदक अधिकारी को। और प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि का इंद्राज प्रतिवेदक समीक्षक अधिकारी उस समय तक नहीं करें जब तक कि प्रतिकूल प्रविष्टि के साक्ष्य में उसके पास पर्याप्त ठोस प्रमाण ना हो। कई बार क्या होता है, प्रतिकूल प्रविष्टियां कर दी जाती है लोक सेवकों के एपीएआर में प्रतिवेदक अधिकारी के द्वारा, तो उसके लिए आपको ठोस प्रमाण की आवश्यकता है। उसके बिना आप कोई प्रकार की प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं कर सकते। इस बात का विशेष रूप से ध्यान करना है। और इसके बाद आप जिन कारणों से प्रतिकूल प्रविष्टि की जा रही है उससे संबंधित दस्तावेजों को मॉड्यूल के माध्यम से अनिवार्य रूप से अपलोड करें और प्रतिकूल प्रविष्टि करने का औचित्य में संबंधित दस्तावेज सक्षम स्तर से मांगे जाने पर उपलब्ध करवाने होंगे। इस बात का ध्यान रखना है। यदि प्रतिवेदन पर प्रतिवेदक या समीक्षक या स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा उत्कृष्ट ग्रेडिंग दी गई है तो उक्त ग्रेडिंग का आधार स्वरूप कारण प्रतिवेदन में अवश्य उल्लेख करें। दोनों बिंदु क्लियर है कि अगर प्रतिकूल प्रविष्टि की गई है तो भी आपको उसका प्रमाण देना होगा, और उत्कृष्ट ग्रेडिंग दी गई है बेस्ट तो भी आपको उसमें कारण में इस ग्रेडिंग का आधार आपको उल्लेख करना होगा। अब उसके बाद में अगला बिंदु है कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 12/10/2009 के अनुसार उच्च अधिकारीगण समीक्षक या स्वीकारकर्ता को प्रतिकूल प्रविष्टियों एवं प्रविष्टियों को निम्नगत या क्रमोन्नत करने की स्थिति में मूल्यांकन के साथ साथ स्वयं की टिप्पणियों के बारे में सकारण विवरण आवश्यक रूप से अंकित करना चाहिए। यानी आप चेंज कर रहे हैं, उन जो आवेदक हैं या जो लोक सेवक है उनकी स्वयं के द्वारा जो भरी हुई एपीआर है उसमें आप उस टिप्पणी को निम्नगत कर रहे हैं या क्रमोन्नत कर रहे हैं, डाउनग्रेड या अपग्रेड करने की स्थिति में आपको सकारण विवरण निश्चित रूप से अंकित करना होगा। इसके बाद में अगला बिंदु है 3 माह से कम अवधि का ऑनलाइन प्रतिवेदन भरने एवं पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो अवधि है वो 3 माह से कम की है, जो नवनियुक्त कार्मिक है उनके लिए है, अगर 3 माह से कम की अवधि है तो उनको ऑनलाइन प्रतिवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 माह की अवधि कब से मानी जाएगी? ये ऑफिसेज में है, जैसे 30 अप्रैल लास्ट है तो इससे 3 माह पहले यानी 31 जनवरी के बाद जिनकी पोस्टिंग हुई है उनको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। और स्कूलों में जो कार्यरत है उनमें 28 फरवरी के बाद जो नियुक्त हैं उनको ये ऑनलाइन भरने की आवश्यकता नहीं है। जिन वर्षों की एपीआर ऑनलाइन करने की प्रक्रिया तय की गई है उन वर्षों की एपीआर ऑफलाइन किसी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। तो ये बिंदु भी महत्वपूर्ण है कि जिस साल यानी ये 2021 से शुरू हो गया था तो उस सत्र के बाद की सारी जो एपीआर है ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होगी, किसी प्रकार की ऑफलाइन एपीआर स्वीकृत एक्सेप्ट नहीं होगी। एक लोक सेवक का कर्तव्य है कि वो अपने एपीआर निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रतिवेदक अधिकारी को प्रेषित कर देवे और समय पर अपनी एपीआर प्रस्तुत नहीं करने पर लोक सेवक यदि भविष्य में होने वाले किसी भी लाभ से एपीआर के प्रकरण से वंचित रहता है तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा। लास्ट में है सेवानिवृत्त होने वाले प्रतिवेदक समीक्षक अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि उनके अधीन कार्यरत लोक सेवकों जिन्होंने संबंधित वर्ष में कम से कम 3 माह से अधिक समय तक कार्य किया हो उनके प्रतिवेदनों पर नियमांतर्गत टिप्पणी मूल्यांकन अंकित करके संबंधित समीक्षक या स्वीकारकर्ता अधिकारी को प्रेषित करेंगे। तो रिटायर्ड होने वालों के लिए यह निर्देश है कि कम से कम 3 माह से अधिक समय तक इस सत्र में अगर उन्होंने कार्य किया हो तो उनको भी ये एपीआर है भरना है। तो इस प्रकार से ये जो नए निर्देश थे इसके बारे में 22 अप्रैल 2023 को ये ऑर्डर हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि
जो चैनल है वो किस प्रकार से है, किस कार्मिक को कौन से रिपोर्टिंग ऑफिसर या रिव्यूइंग ऑफिसर या एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चयन करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं, ये ऊपर के ऑफिसेस के लिए है। हम शुरुआत करते हैं यहाँ प्रधानाचार्य डाइट, इसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर रहेंगे सीडीओ और रिव्यूइंग ऑफिसर है डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है अतिरिक्त मुख्य सचिव। और डाइट में ही कार्यरत जो कनिष्ठ सहायक है उनके लिए प्रभारी अधिकारी है वो प्रधानाचार्य या वरिष्ठ व्याख्याता प्राचार्य समकक्ष, और उसके बाद में प्रधानाचार्य डाइट समीक्षक अधिकारी, और उसके बाद एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो डीओ सेकेंडरी हेडक्वार्टर। ऐसे ही ये ऑफिसेस के लिए है। तो ये ऊपर यहाँ हम देखेंगे यूसीओ पीओ से शुरू करते हैं। यूसीओ शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के लिए, इसमें हम देखते हैं कि जो भी शहरी क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक लेवल 1 एंड लेवल 2 के जो है उनके लिए प्रतिवेदक अधिकारी है वो यूसीओ रहेंगे, और समीक्षक अधिकारी है वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रहेंगे, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक रहेंगे। तो ये यूसीओ। उसके बाद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक शहरी क्षेत्र में, तो यूसीओ है वो प्रतिवेदक अधिकारी रहेंगे, समीक्षक अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, और उसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक पीटीआईज के लिए माध्यमिक रहेंगे, लेवल 1-2 के लिए प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी जो है। उसके बाद में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक उनके लिए प्रतिवेदक अधिकारी यूसीओ, और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और समीक्षक अधिकारी, और संभागीय संयुक्त निदेशक जॉइंट डायरेक्टर, तो ये रहेंगे एक्सेप्टिंग ऑफिसर। स्कूल्स में जो कार्यरत स्टाफ है उसके लिए जो चैनल है वो इस प्रकार से रहेगा। राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1-2 शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय श्रेणी, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक, इन सब के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर संस्था प्रधान, रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक। उसके बाद जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सेकंड ग्रेड के जो भी टीचर्स हैं, 8 नंबर बिंदु पे देखिए, वरिष्ठ अध्यापक शारीरिक शिक्षक ग्रेड 2, पुस्तकालय ग्रेड 2, वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 2, उनके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर संस्था प्रधान, रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, और जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो संयुक्त निदेशक जॉइंट डायरेक्टर संभाग के। इसके अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त व्याख्याता शारीरिक शिक्षक ग्रेड 1, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 1, उनको किस प्रकार से चयन करना है। रिपोर्टिंग ऑफिसर संस्था प्रधान, रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो निदेशक माध्यमिक शिक्षा। इसके अलावा राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, उनके लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर रहेंगे, एक्सेप्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर रहेंगे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर निदेशक माध्यमिक शिक्षा। ऑफिसेज के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो कार्यरत कार्मिक हैं उनके लिए अभी 30 अप्रैल तक भरना है, तो उनके लिए जो चैनल है वो इस प्रकार से है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम, इनके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, और समीक्षक अधिकारी है वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ, और स्वीकारकर्ता एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो निदेशक माध्यमिक शिक्षा। एसीबीओ सेकंड के लिए सीबीओ, सीडीओ और डायरेक्टर। आरपी के लिए सीबीईओ, सीडीईओ और डायरेक्टर, और
RPCWSN उनके लिए भी सेम ही है, लेकिन यहाँ जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो JD होंगे, क्योंकि सीनियर टीचर रैंक के हैं ये। संदर्भ व्यक्ति CWSN ये सेकंड ग्रेड के समकक्ष होते हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो जॉइंट डायरेक्टर रहेंगे। ऐसे ही सहायक प्रशासनिक अधिकारी वरिष्ठ सहायक है, उनके लिए भी यही रहेगा चैनल। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और एक्सेप्टिंग ऑफिसर संयुक्त निदेशक। और कनिष्ठ सहायक के लिए अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो प्रभारी अधिकारी है वो इनके रिपोर्टिंग ऑफिसर रहेंगे, और रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक। तो इस प्रकार से ये चैनल व्यवस्था रहेगी। तो स्कूलों के लिए जो स्कूलों में स्टाफ कार्यरत है उनके लिए 1 जुलाई से शुरू होंगे 31 जुलाई तक, और जो ऑफिसेज में कार्यरत है उनके लिए 30 अप्रैल तक ये APAR ऑनलाइन किया जाना है स्टाफ लॉगिन के माध्यम से। तो जब भी ये शुरू होगा तो इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।